हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 4 जो नया चैप्टर है विद्युत धारिता वो पढ़ने जा रहे हैं। अब विद्युत धारिता क्या होती है? ये होती है विद्युत को धारण करना। अब विद्युत को धारण कैसे कर सकते हैं? तो आवेश को धारण कर सकते हैं। विद्युत कैसे बनती है? आवेश से बनती है, तो आवेश को धारण कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो बेसिक कुछ चीजें हैं वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। ये है बेसिक चीजें कि सबसे पहले नाम आता है चालक का। सबसे पहले नाम आता है चालक, कंडक्टर बोलते हैं जिसको। अब ये क्या होता है? चालक क्या होता है? चालक आपने सबने पढ़ा है कि जो विद्युत धारा, जिसमें पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे चालक कहते हैं, या आवेशों का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही कहानी है, तो अपन यूं कह सकते हैं नई परिभाषा के तौर पर कि जिस किसी भी पदार्थ के अंदर आवेशों का प्रवाह आसानी से हो जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? किसी पदार्थ, या फिर इसको बोल सकते हैं धातु। ठीक है, पदार्थ भी लिखेंगे, धातु इसका एग्जांपल हो जाएगा। किसी पदार्थ में आवेशों का प्रवाह, आवेशों का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे चालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दूसरा होता है, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, क्या होता है कि सभी धातुएं क्या होती है? चालक होती है। जैसे कि आपके पास लोहा हो गया, तांबा, चांदी, पीटीसी। ठीक है, ये इसमें एग्जांपल हो गए। दूसरे नंबर आता है आपके पास क्या? अचालक या अचालक या कुचालक। अचालक क्या होता है? इसको नॉन कंडक्टर बोलते हैं। अब ये क्या होता है? कुचालक क्या होता है या फिर अचालक क्या होता है? जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आसानी से गमन नहीं करते, उसे क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा या इलेक्ट्रॉन का आसानी से प्रवाह नहीं होता, अचालक कहलाते हैं। सिंपल। इसके अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे आपके पास लकड़ी है, इसमें करंट नहीं आती। उसके बाद में आपके पास आता है ये रबड़ है, ठीक है, प्लास्टिक है, ये सारी क्या है? ये अचालक होती है। ठीक है, एक होता है अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से नहीं होता, लेकिन कुछ कंडीशन में इलेक्ट्रॉन या आवेश का प्रवाह हो जाता है, उसे अर्धचालक कहते हैं। जैसे कि आपके पास सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये होती है। ठीक है, ये उसके बाद एक नई हेडिंग होती है कि एक होता है बद्ध चालक होता है, बद्ध आवेश। एक बद्ध आवेश होता है और एक होता है वेरिएबल चार्ज। मतलब क्या होता है? खुला आवेश होता है। अब इसमें क्या बद्ध आवेश क्या है? बद्ध आवेश किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी भी अपन देखते हैं अणु के अंदर, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन गमन करते रहते हैं। सिंपल। अगर इस नाभिक का अट्रैक्शन मतलब आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन का इतना स्ट्रॉन्ग हो, इतना मजबूत हो कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर विचरण नहीं कर सकते, स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं बद्ध आवेश बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहां पर इस तरह से देखें, किसी पदार्थ के परमाणु में नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य
अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते। तो ये आवेश, ये क्या कहलाते हैं? बद्ध आवेश कहलाते हैं। बंधे हुए, बद्ध का मतलब बंधे हुए। तो जो कुचालक है ना, कुचालक या अचालक, कुचालक में धारा प्रवाह किसके कारण नहीं होता? बद्ध चालक के कारण नहीं होता, सॉरी बद्ध आवेश के कारण नहीं होता। सिंपल, ठीक है। देखिए इसमें अंदर बद्ध आवेश देख लिया, दूसरा होता है स्वतंत्र आवेश। अब स्वतंत्र आवेश क्या होता है कि भाई आपके पास एक परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, जो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरह से गति करेंगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल होता है, क्योंकि एक में क्या होता है माइनस चार्ज होता है, एक में क्या होता है प्लस चार्ज होता है। तो एक दूसरे के जब विपरीत आवेश होते हैं तो उनके मध्य आकर्षण होता है, और समान आवेश होते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। तो जैसे ही इनका आकर्षण बल होता है और आकर्षण बल इतना अधिक प्रबल नहीं होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये गमन करेंगे, स्वतंत्र रूप से चर गति करते रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो स्वतंत्र रूप से या मुक्त आवेश होंगे, वो क्या करते हैं, क्या करेंगे? धारा का चालन करते हैं या फिर आवेश का प्रवाह हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है? मतलब जो चालक होते हैं उनमें धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? स्वतंत्र आवेश, या फिर इसको बोलते हैं मुक्त आवेश बोल सकते हैं, तो उनके कारण होता है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनके परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य आकर्षण बल दुर्बल होता है, इस कारण ये इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ये स्वतंत्र या फिर इसको क्या बोलेंगे? मुक्त आवेश कहलाते हैं। जो चालकों में जो धारा प्रवाह होती है, चालकों में धारा प्रवाह मुक्त आवेशों के कारण होता है। ठीक, ये हो गया आपके पास स्वतंत्र आवेश हो गया। जो नेक्स्ट है वो है परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? ये नॉर्मल अवस्था में धारा का प्रवाह नहीं करते, ये सामान्य अवस्था में धारा का प्रवाह नहीं करते, लेकिन किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर धारा का प्रवाह हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। दोबारा सुनो कि ये सामान्य अवस्था में धारा का प्रवाह नहीं करते, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र, कोई भी विद्युत क्षेत्र उसमें रख देते हैं पदार्थ को, तो वो धारा का चालन करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो ऐसा लिख रहा हूं उसकी डेफिनेशन, ऐसे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में धारा का प्रवाह नहीं करते,
किंतु किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर धारा का चालन करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं तो ये होता है एबोनाइट या फिर मोम, और या फिर होता है कागज। कागज की जो लुगदी होती है ना, वो भी क्या करती है? ये पराविद्युत पदार्थ होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। पराविद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? देखिए, पराविद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है ध्रुवीय, पराविद्युत पदार्थ, और दूसरा होता है अध्रुवीय। अब यहां पे ध्रुवीय और अध्रुवीय में क्या होता है कि ये जो ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ है, इसमें जो आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन, उनका जो केंद्र होता है वो क्या नहीं होता? एक नहीं होता, एक रेखा पर नहीं होता। ध्रुवीय पदार्थों में जो केंद्र होता है, अणुओं का जो केंद्र होता है वो एक रेखा पर नहीं होता, वो अलग अलग रेखाओं पे होता है। वो कैसे होता है वो अभी समझाते हैं। ठीक है, देखिए ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ ये क्या होते हैं? आपको मैंने बताया कि ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के ऋणावेश या धनावेश के वितरण जो केंद्र होता है वो परस्पर एक न होकर अलग अलग होता है। सिंपल, ये इसकी परिभाषा होती है। अच्छा, एक और बात, ये जो ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ होते हैं उनका एक विद्युत द्विध्रुव अवगुण होता है और वो एक विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं। सिंपल कहानी। तो ये इसकी जो परिभाषा है वो देखिए, ऐसे पदार्थ जिनके अणु के धनावेश व ऋणावेश का वितरण केंद्र एक न होकर या परस्पर एक न होकर अलग अलग होते हैं। क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय पदार्थ कहलाते हैं, या ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था कि जो इनका होता है, इनका नेट का मतलब परिणामी। ठीक है, नेट परावेश विद्युत द्विध्रुवावरण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुवावरण P बराबर Q × 2L। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है तथा ये किसकी भांति व्यवहार करते हैं? विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं। सिंपल। अब इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं तो यहाँ पे आता है, एक तो आता है HCl। HCl होता है ध्रुवीय पराविद्युत होता है। H2O ये पानी,
अब ये HCl का देखो क्या है, Cl अणु ज्यादा बड़ा होता है, Cl माइनस इसमें क्या होता है H प्लस और Cl माइनस, ये प्लस और माइनस दोनों क्या कर देंगे, ये देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एक इलेक्ट्रॉन अधिकता है इसके अंदर, तो यहाँ पे प्लस की भांति करेगा, ये -2 की भांति करेगा, तो विद्युत विभव हो गया। अब इसके वितरण केंद्र का मतलब क्या होगा, वितरण केंद्र का मतलब ये हो गया, आप देखिए इधर कि यहाँ पे आपके पास एक Cl अणु है, Cl अणु जिसपे क्या होता है इस तरह से ये Cl माइनस है और इसका जो केंद्र है वो कर दिया C1 केंद्र है। अब जो H होगा वो H प्लस साइन होगा, वो यहां होगा, यहां पे H प्लस आयन का जो केंद्र होगा वो होगा C2, ठीक है। अब अच्छा, ये दोनों एक दिशा के अंदर नहीं, एक दिशा का मतलब क्या हो गया, एक वितरण केंद्र का मतलब हो गया, जैसे कि आपके पास एक गाड़ी का पहिया होता है और वो क्या होता है धुरी से कनेक्ट होते हैं, तो एक गाड़ी का पहिया ऐसे लगा होता है जिसका केंद्र यहां से जुड़ा, दूसरी गाड़ी का पहिया ऐसे लगा होता है जिसका केंद्र यहां से जुड़ा, दोनों के ऐसे जुड़े होते हैं और वो क्या करता है घूमता है, तो ऐसे क्या होगा दोनों का वितरण केंद्र एक ही रेखा पर है, जबकि ऐसे नहीं होता, इसमें एक इधर अणु है तो दूसरा क्या होगा साइड में होगा, एक इस तरह से आ रहा है, तो इसका केंद्र वो ऐसे आ रहा है, इसका केंद्र वो ऐसे आ रहा है, एक रेखा पर नहीं, दोनों का अलग अलग है, दोनों का जो यहाँ पे विद्युत आघूर्ण होगा वो भी क्या होगा अलग अलग होगा। ये तो हो गई इसकी बात। अगर मैं बात करता हूँ H2O की, यहाँ पे O का जो आयन है या अणु है वो क्या बड़ा होता है, तो यहाँ पे O इस तरह से होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे इसके साथ में क्या होता है H प्लस साइन होता है, यहाँ पे भी H प्लस साइन हो गया, यहाँ H प्लस साइन है और यहाँ पे भी H प्लस साइन है और यहाँ पे क्या हो गया O माइनस 2 हो गया, सिंपल कहानी। अब क्या करते हैं, ये प्लस से माइनस की ओर, तो ये जो इसकी जो दिशा यहाँ से इन दोनों के बीच में जो विद्युत वितरण आघूर्ण बनेगा वो कितना बनेगा P1, और इन दोनों के बीच में बनेगा वो कितना बनेगा आपके पास P2, दोनों का अलग अलग हो गया। अब दोनों का अलग, उन दोनों का जो परिणामी है वो मिलेगा P मिलेगा, जो कि इस दिशा में मिलेगा। तो इन दोनों का, इनका जो वितरण केंद्र है वो क्या अलग अलग, और क्या ये विद्युत वितरण आघूर्ण रखते हैं। देखिए विद्युत वितरण आघूर्ण होता है वो क्या होता है प्रेजेंट होता है और विद्युत वितरण की भांति व्यवहार करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ हो जाएंगे। ये जो ध्रुवीय और अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ है आपकी केमिस्ट्री में भी आता है और ये फिजिक्स के भी अंदर आता है, ठीक है। अब देखिए दूसरी कहानी है कि इसने बोला ना कि भाई ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं का धनावेश, ये तो हो गया। अपराविद्युत पदार्थ में क्या था, पराविद्युत पदार्थ की परिभाषा क्या पढ़ी थी अपन ने, कि जब भी कोई विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है कि विद्युत धारा का चालन करते हैं। वो कैसे करते हैं कैसे नहीं है, ध्रुवीय के अंदर देखते हैं क्या है। आपके पास कोई भी एक ध्रुवीय, ये जो पराविद्युत है वो क्या है इस तरह से रखा हुआ है, जिनके अंदर प्लस माइनस ऐसे रेंडमली होते हैं, ठीक है, यादृच्छिक रूप से ऐसे बिखरे होते हैं, ठीक है। तो ये कोई इनकी एक दिशा नहीं होती। ये कब है, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र की जो अनुपस्थिति हो, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ठीक है। अब क्या करते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अगर उपस्थिति रख देते हैं तो कैसे होगा, इस तरह से बन जाएंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे संरेखित हो जाते हैं, ठीक है। ये है आपके पास क्या, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, ठीक है। ये आपके पास होता है ई वेक्टर। तो ये हो गया ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ हो गए। अब दूसरा है अध्रुवीय पदार्थ, वो क्या होता है देखते हैं। जो दूसरा था वो अपने पास क्या था, अध्रुवीय पराविद्युत। अध्रुवीय पराविद्युत क्या होता है वो देखिए आप। अध्रुवीय का पहले अपन ने ध्रुवीय का देखा था, जिनके क्या होता है धनावेश और ऋणावेश के जो वितरण केंद्र होता है एक बिंदु पर नया होकर अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी उल्टी परिभाषा हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश और ऋणावेश
कि जो वितरण केंद्र होता है वो क्या होता है, एक ही बिंदु पर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत। इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूं, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश व ऋणावेश के वितरण के अंदर एक ही बिंदु होता है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा, जो उदाहरण है वो होगा, इसके पास आपके पास हो जाएगा CO2 N2 O2 और ETC हो जाएगा। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद में ये एक और बात बताते हैं, उसमें क्या था कि जो नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जबकि इसका जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो शून्य होता है। तो मैं ये लिख देता हूं कि इन पदार्थों का नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। अब देखिए इसके अंदर मैं एग्जांपल लेता हूँ CO2 का। अब इनका वितरण के अंदर कैसे होगा, मान लीजिए आपने एक क्या ले लिया, एक लकड़ी ले ली, उसके ऊपर जैसे प्लास्टिक की टायर जोड़ दिया है, या फिर गाड़ी वाले की बात करते हैं, गाड़ी की जो धुरी होती है, एक्सेल होता है, उसके ऊपर दोनों टायर लगे होते हैं, तो दोनों का जो केंद्र होता है दोनों टायर का वो एक ही एक्सेल पर होता है, जिनका वितरण केंद्र है वो क्या एक ही है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके अध्रुवीय। बोले ऐसे ही यहाँ पर ये हो गए। अब मान लीजिए आपके पास क्या, पहले से CO2 की बात करता हूं मैं, CO2 में देखिए इस तरह से है, इन तीनों का जो वितरण केंद्र है वो एक ही बिंदु पर है। COC, ठीक है, सॉरी CO2 है, ये C है, O यहाँ हो जाएगा, और इनका जो वितरण केंद्र है वो इस दिशा में होगा। ठीक है, मतलब क्या, एक पूरी लाइन है, उसके ऊपर तीनों है वो एक सीधे में CO इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे इसका C1 केंद्र, ये C2 केंद्र, ये C3 केंद्र, तो ये एक ही रेखा में है, तो इनका जो नेट विद्युत आघूर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ CO2 का वितरण केंद्र। ठीक है, अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ध्रुवण। अब ध्रुवण किसका, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। अब ये क्या होता है, अब किसी भी परावैद्युत पदार्थ को अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर रख देते हैं तो उसमें क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होता है। क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होता है। प्रेरित का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होता है। जैसे आपको मैंने एक चित्र बना के बताया था कि जो प्लस माइनस होते हैं वो ऐसे तरह से आप बिखरे हुए होते हैं। जैसे ही अपन क्या करते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो वो एक रेखा के अंदिश हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ध्रुवण कहलाता है। समझ आई बात। तो इसकी परिभाषा लिख रहा हूं मैं कि ऐसे परावैद्युत पदार्थ या ऐसे पदार्थ जिनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में
रखने पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P प्रेरित होता है उसे क्या कहते हैं पदार्थ को? इसे पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, एक होता है रेखीय समदेशिक पदार्थ। क्या होता है रेखीय समदेशिक पदार्थ? वो क्या होता है देखिए, इसकी परिभाषा हम देखते हैं। रेखीय समदेशिक पदार्थ, अब समदेशिक का मतलब समान, रेखीय समदेशिक एक ही दिशा के अंदर। अब ये क्या होता है, इसके अंदर अगर मान लीजिए किसी भी प्राविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो उसका जो द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होता है। इसने तो बताया था ध्रुवण में क्या बताया था, खाली प्रेरित होना बताया था, जबकि इसमें क्या बताता है, वो बताता है कि किसी भी पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। समझेगा? समानुपाती का मतलब क्या होगा, जैसे जैसे आप पराविद्युत पदार्थ के अंदर बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे द्विध्रुव आघूर्ण का भी मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब इसको मैं परिभाषा भी लेता हूं, तो वो क्या है, जब पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं रखने पर देता हूं प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है तथा अनुदिश होता है। अनुदिश का मतलब उसी दिशा के अंदर होता है। इसे क्या बोलेंगे, रेखीय समदेशिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो किसको लिखते हैं, P से लिखते हैं। P समानुपाती विद्युत क्षेत्र को किससे लिखते हैं, अपन E से लिखते हैं। P समानुपाती क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। और इसके अंदर वेक्टर, दोनों वेक्टर होते हैं, वेक्टर के अंदर लगा सकते हैं। जैसे समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उसको लिखते हैं काई एन से, काई एन, इसको लिखेंगे काई से लिखते हैं। ठीक है, ये x नहीं है, ये काई है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, E वेक्टर हो जाएगा। और ये जो काई m है वो उसको बोलते हैं अनुपातिक स्थिरांक। अनुपातिक स्थिरांक, और इसका जो मान है वो अलग अलग पराविद्युत पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। ठीक है।